नाजरीन आदाब, प्रोग्राम शख्सियत लेकर हम हाजिर हैं। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं असलम परवेज़ साहब से। ये अफसाना निगार रहे हैं, अभी ड्रामा नवीस हैं, मंटो हसन मंटो के शैदाई हैं और उर्दू ज़बान और कल्चर के अकीदतमंद हैं। आइए मिलते हैं असलम साहब से। असलम साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। असलम साहब, हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि जब आपने लिखना शुरू किया तो पहले अफसाना निगारी से आपने शुरू किया, ड्रामाओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? दरअसल इसकी सीधी सादी बात तो सीधे तरीके से तो ये बात इस तरह कही जा सकती है कि हमारे एक दोस्त थे इकबाल नियाज़ी जी। मैं वो उनकी सोबत में रहकर वो चूँकि अफसाने लिखा करते थे, इस लिहाज से मुझे अच्छा लगने लगा मुझे कि उनके अफसाने पढ़े मैंने और मुझे लगा मुझे भी लिखना चाहिए और इस तरीके से मैं अफसाने लिखने लगा जी। फिर वो अचानक ड्रामों की तरफ मुतवज्जा हुए तो मैं भी ड्रामों की तरफ मुतवज्जा हुआ और इस तरीके से मैं ड्रामे में, लेकिन एक्चुअली हुआ जब हम लोग ड्रामा लिखने लगे, मैं एज ए ड्रामा वर्कर के तरीके से उनके साथ में जुड़ा था, लेकिन एक असिस्टेंट की तरह? नहीं, असिस्टेंट नहीं, मतलब चूँकि ड्रामा जो है टीम वर्क होता है और काफ़ी लोग मिलकर ड्रामा खेल पाते हैं। ये बिल्कुल शायरी की तरीके से नहीं होता कि आपने एक गज़ल लिखी और उसको मैगज़ीन में दे दी और छप गई वो और इस तरीके से आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है। लेकिन ड्रामा जो है टीम वर्क है, एक टीम वर्क है, तो उनके ग्रुप में रहकर मैं काम करने लगा। लेकिन हमारा मसला ये होता था, जब ड्रामे एक रंगकर्मी या एक ड्रामे के वर्कर की हैसियत से मैं जब ड्रामा राइटर कैसे बना, उसके पीछे जो कहानी है वो यूँ है कि हम लोग जो ड्रामा करना चाहते थे जी, उस ड्रामे के अंदर जो ज़रूरियात होती थी या जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें मिलती नहीं थी। जैसे कि उस ड्रामे के अंदर अगर 3 लड़कियां हैं या उस ड्रामे के अंदर इतना महंगा सेट है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब हमें ये लगने लगा कि हमें ड्रामा अच्छा करना है और ऐसा ड्रामा करना है जो हम लोग बेहतर तरीके से खेल पाएँ। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया कि क्यों ना ऐसा ड्रामा हम लोग खुद ही लिखें, और इस तरीके से जो है हमने ये सोचा कि हम खुद ही जो है ड्रामा लिखेंगे और उस ड्रामे को खेलेंगे जी। तो पहला जो ड्रामा है वो हम दोनों ने मिलकर, इकबाल नियाज़ी और हम दोनों ने मिलकर जलियांवाला बाग नाम से लिखा और ये अपने वक्त में काफ़ी मशहूर हुआ, मकबूल हुआ और काफ़ी लोगों ने सराहा। तो ये लगने लगा कि यार हम लोग भी ड्रामा लिख सकते हैं और इस तरीके से, और अफसाना निगारी इस तरीके से छूट गई कि ड्रामा जो है वो फुल टाइम जैसा जॉब है जी। वो आप जो है एक पार्ट टाइम के तरीके से नहीं कर सकते। आप जब ड्रामा कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ ड्रामा ही कर सकते हैं। मैं उस ड्रामे की बात कर रहा हूँ फिर किसी जो और मंच पे खेला जाता है, फिर किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं, जिंदगी में ड्रामे खेले जाते हैं उसकी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ड्रामा करते हैं और जो रिहर्सल में जिस तरीके से जो दिन रात आप जब रिहर्सल में इन्वॉल्व होते हैं और जो ड्रामा करते हैं, तो फिर वाकई फिर ये रहता है कि आप सिर्फ जो है ड्रामे कर सकते हैं और यू थिंक, ईट एंड यू स्लीप थिएटर, ड्रामा एंड व्हाटएवर। अच्छा, ये बताइए, जब आपने होश संभाला तो उस ज़माने में, उस दौर में कैसी तहरीकें थीं, कौन से लोग थे जो दिखते थे जिनने आपको इन्फ्लुएंस किया और जिनका काम देख के आप बड़े हुए? जिन लोगों को, एक्चुअली मैं कुरला में रहता था और कुरला में ऐसे काफ़ी अदीब थे और कुरला इन मानों में थोड़ा ज़रखेज़ इलाका माना जाता था जी। जो शायरों और अदीबों के लिहाज से काफ़ी वहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन उर्दू के काफ़ी अहम राइटर हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़, उनकी सोबत जो है मुझे उन दिनों नसीब हुई जी। और वो उस वक्त पे 70 के बाद आने वाले अफसाना निगारों में काफ़ी एक अहम नाम था और मैं उस दौरान अफसाने लिखा करता था और बिल्कुल एक रवायती तर्ज के अफसाने लिखा करता था। लेकिन जब मैंने उनकी किताब नंगी दोपहर का सिपाही पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये बिल्कुल एक नए तर्ज के अफसाने, और इस तरीके से फिर जो है ये पता चलने लगा कि अलामती कहानियाँ, तजरीदी कहानियाँ कैसे होती हैं या कैसे लिखी जाती हैं, या सतह के नीचे जो है जो सच्चाइयाँ होती है उसको किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, दरियाफ्त किया जाता है कहानी की दुनिया में, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। और फिर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनके साथ में आप रहते हैं तो
आपको अपने छोटे होने का एहसास नहीं होता। तो मुझे उनकी सोहबत नसीब हुई और इस लिहाज से जो है मुझे ये लगता है कि मेरे क्रिएटिव राइटिंग में, चाहे वो कहानी का हो चाहे ड्रामे का हो, हालांकि सलामी रज़ाक का ड्रामे से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन मेरे ड्रामों पर भी जो है सलामी रज़ाक की उस सोहबत का काफ़ी असर है, उनकी मोहब्बत का बहुत सारा असर है। जी, आप उर्दू के अलावा आजकल गुजराती में भी लिखते हैं, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि उर्दू का जो मिजाज है, उर्दू का जो ह्यूमर है, उसके जो नुआंसेस हैं, उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके पेश करने वो मुश्किल रहा आपके लिए, कर पाए आप? क्या मुमकिन है कि किसी भी ज़बान का ट्रांसलेशन में एक एसेंस खो जाता है? नहीं, बिल्कुल 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 सही बात कही आपने, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो है गुजराती ज़ुबान का अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है, उनके अपने जी, अपना फ़ील है उस एक अपना ज़ुबान इडियम का। है, एक अपना और हाँ, और उर्दू ज़ुबान के अपने मुहावरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम डील जो करते हैं, हम वो कहानियाँ, वो ज़िंदगी जो है, उसी ज़िंदगी के इमोशन से डील करते हैं, जी। जो शायद गुजराती तहज़ीब का हिस्सा है और जो उर्दू तहज़ीब का हिस्सा है। असल बात यही है कि मुझे चूँकि मैं जब उर्दू का राइटर, जब मैं गुजराती में गया तो जो उर्दू का इडियम्स जब मैंने गुजराती में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करने की कोई डेलिबरेट कोशिश नहीं थी, लेकिन चूँकि मैं उस तहज़ीब से निकला हुआ जी। था, तो वो असर और वो जो था वो तो वाजिब है बिल्कुल, कि वो वहाँ हाँ, नज़र वो वहाँ आएगा। पर आए, तो उन लोगों को भी जो है एक नया मतलब एक नया मज़ा आने नया लगा, बिल्कुल फ्लेवर, एक नया फ्लेवर मिला। जैसे दस्तरखान पे एक नई चटनी आ जाए जी। तो वो पूरे दस्तरखान को जो है मतलब मैंने इंटरेस्टिंग बना देती जी, है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वो दस्तरखान इंटरेस्टिंग नहीं था। और मैं, मेरी हैसियत जो है उस दस्तरखान में चटनी की है, मैं उसका एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा हूँ। और गुजराती थिएटर अपने आप में उनकी अपनी एक अलग अपनी ताकत है और अपनी कमज़ोरियाँ हैं, जैसे कि हर थिएटर की हॉरर उसकी होती है। जी। मगर जैसे ही मैंने जब प्ले, जो मेरा पहला प्ले था जलसा करो जयंती लाल, ये जब खेला गया तो लोगों को भी ये जब प्ले लिखा जब हो रहा था, तभी काफ़ी लोगों को ये लगने लगा था कि यार ये किस तरीके का प्ले, ये प्ले तो गुजराती के प्रोफेशनल इसमें चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो ह्यूमर है वो बिल्कुल कुछ अलग कलर का है। लेकिन जब हुआ तो उसके बाद बहुत वो मकबूल हुआ। काफ़ी सुपर हिट हुआ गुजराती थिएटर में। और जिन ड्रामों के गुजराती थिएटरों की सीडी सबसे ज़्यादा बिकती है उनमें उसका नाम आता है, जलसा करो। उसके अलावा फिर मैंने 13-14 प्लेस जो है एक के बाद एक जो है वो लिखता रहा। तो और मैंने जब फिर उसके बाद जो हिंदी में, मराठी में और उर्दू में प्ले लिखे, तो इस जो गुजराती थिएटर का जो उनकी जो उसका जो ग्रामर थी, असर है और वो चीज़ जो है मैंने, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली थिएटर के लोग हैं, वो लोग जो है मतलब उनके लिए थिएटर जो है बस मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया। लेकिन वहाँ पर जो है ना, जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि वो काफ़ी धंधे वाले लोग हैं, धंधे की तरीके से बिल्कुल नाटक को करते हैं उसमें। और जब धंधे की तरीके से किया तो उसमें हिपोक्रेसी कम आती है। दूसरे जो थिएटर में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पर हिपोक्रेसी, जब क्योंकि आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर हम उसको किसी और तरीके से कंपेंसेट करने चाहते हैं, उसकी झूठी तारीफ कर कर और ये कर कर। तो वहाँ जो है वो ये मामला नहीं है, वहाँ पर आप अपना काम कीजिए और अपने पैसे लीजिए, और आप अगर आपका काम बिकेगा तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, अगर आपका काम नहीं बिकेगा तो आप घर पर बैठे। तो इस तरीके से बिल्कुल एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। और यही लगभग रवैया जो है वो ऑडियंस का भी है, कि ऑडियंस के लिए भी ये बात का इशू नहीं होता है हमारे यहाँ पे जो है, जबकि उर्दू में ड्रामे नाम की कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अभी आज की तारीख में है नहीं, क्योंकि ना हमारे पास कोई बहुत अच्छे उर्दू के राइटर्स हैं, ना डायरेक्टर्स हैं, ना ऑडियंस है। इवन अभी तो मुशायरा कल्चर भी जो हमारी सोसाइटी से जो है धीरे धीरे जो है मादूम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे लोगों का जो है ये होता है कि भैया ओरिजिनल ड्रामा होना चाहिए। मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो बताइए कि ये सूरत हाल क्यों है, क्यों इतना हो गया? हमने तो ये भी सुन रखा है कि
उर्दू में कई ऐसे लोग हैं जो अपने काम को हिंदी के डब्बों में डालना चाहते हैं, उसे नाम नहीं देना चाहते कि उर्दू ड्रामा या नहीं, उर्दू मुझे लगता है जो ज़ुबान की जो बात है ना, क्योंकि देखिए अभी जो ज़ुबान है ना, इकबाल मजीद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ड्रामे की जो ज़ुबान होती है वो ड्रामे की ज़ुबान होती है। वो हिंदी, मराठी और गुजराती ये सारे लोग वो लोग बोलते हैं जो लोग ड्रामे के मुदार से बाहर खड़े होते हैं, जो दायरे से बाहर खड़े होते हैं। जैसे अब मैं ये कहूँ कि गुजराती में हंसना, मराठी में रोना, ऐसे क्या होता है मराठी में रोना, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मराठी उसकी अपनी रोने की अपनी एक अलग भाषा है। मराठी में रोना अलग होता है, बंगाली में रोना अलग होता है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप चाहे जो जिस ज़ुबान में लिख रहे हैं या जो भी ज़ुबान आपके मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आप काम कर रहे हैं, कोशिश इस बात की कीजिए अगर आप ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा करें, ड्रामा करने का ड्रामा ना करें। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग जो लोग ज़ुबान की बात का करते हैं वो लोग ड्रामा कम करते हैं, ड्रामा करने का ड्रामा ज़्यादा करते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं भाई, और ये देखिए ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। आप रियल आप ड्रामा कीजिए, मुसलसल कीजिए, और अपनी ज़ुबान में आप उर्दू में करना चाहते हैं आप उर्दू में कीजिए और लगातार कीजिए, ताकि आपका उर्दू का जो ऑडियंस है ना वो कायम हो सके। जब आप मुसलसल करेंगे तभी जो जिस तरीके से अगर हम सिर्फ साल में एक बार जो है सेवइयाँ और शीरखुरमा बनाकर जो है ना हम उसके अंदर कोई नए डायमेंशंस नहीं खोज सकते हैं। कुकिंग में अगर हमें कुछ नई तरक्की करनी है तो हमें उसको जो है ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कुकिंग को हमें डेली जो है ना उस पर काम करना होगा, तब हम शायद उसमें कुछ नए कुकिंग में हम जिस तरीके से फिर नए स्पेस निकाल सकेंगे, नए डायमेंशंस निकाल सकेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि ड्रामे में भी अगर हम मुसलसल करें, हमारे यहाँ होता ये है कि लोग बाग जो है साल में एक बार जो है वो कहते हैं कि भाई ड्रामा करना है, तो फिर लोगों की जो है स्क्रिप्ट की तलाश शुरू होती है, फिर डायरेक्टर फिर पास जो है लोगों को बांटे जाते हैं, फिर लोग आकर पास दिए जाते हैं, लोग फिर आते हैं ड्रामा देखते हैं और बुरे से बुरे ड्रामे पर भी जो है अच्छी से अच्छी तारीफ़ कर लेते हैं बैक स्टेज पर आकर, और मैं खुद और मेरा खुदा खुश। तो मतलब ड्रामा पे और फन पे हमारा ये नहीं फोकस नहीं है, फोकस नहीं, और हम इंटेग्रिटी हम बेसिकली मुझे यही लगता है। जैसे एक बार मैं मालेगांव में गया था तो वहाँ पर मैं जनरली एक सेमिनार था ड्रामे पर, उस पर मुझे बुलाया गया था कि उर्दू ड्रामा क्यों ज़वाल पजीर है, या उर्दू ड्रामा जो है क्यों मतलब यानी दूसरी ज़ुबान के ड्रामों के मुकाबले में खड़ा हो पा रहा है, इस बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने बहुत ही छोटा पेपर पढ़ा था, मतलब छोटा मतलब इन मानों में कि बहुत ही मुख्तसर पेपर पढ़ा था, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि ये सेमिनार सिम्पोजियम करने से जो है बहुत ज़्यादा उर्दू ड्रामे का भला नहीं होने वाला है। उर्दू ड्रामे का अगर कुछ भला हो सकता है तो सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि आप जब ड्रामा करें, केवल ड्रामा करने से ही जो है उर्दू ड्रामे का भला हो सकता है। जी हाँ। अब जब मैं ये बोल रहा था उसके बाद जैसे ही मैं अपनी बात ख़त्म की तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए मुझसे कि आपने केवल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, आपने सिर्फ आप उर्दू ड्रामे पर बात करने आ रहे हैं और आप केवल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ, आप कह रहे हो आपकी उंगली टेढ़ी है। अरे भाई मेरे चांद मेरी उंगली टेढ़ी है यार, वो जाने दे, वो इशू नहीं है। इशू तो वो चांद है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हम उर्दू वालों का एक प्रॉब्लम है, ये शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। बेसिक काम जो छोटे मसलों में छोटी चीज़ों बहुत उलझ में, के तो हमेशा यही होगा कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है ना उससे आप महरूम होते चले जाएंगे, वो आपसे जो है छूटती चली जाएगी। आपने ये जो नादरा बब्बर का जो एकजुट थिएटर ग्रुप है, आप उसके बहुत करीब रहे हैं, तो एक ड्रामेटिस्ट होने की हैसियत से आपको एक थिएटर ग्रुप के साथ एसोसिएट होने में इससे आपका कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? असल में नादिरा जी के साथ में जब मैं ड्रामा करने लगा तभी मुझे ईमानदारी की बात ये पता चला कि थिएटर क्या होता है। वरना उससे पहले जैसा कि मैंने कहा ना कि हम लोग साल में एक आध बार जो है एक ड्रामा करते थे और इस बात से खुश रहते थे कि भैया हम जो है ड्रामे के मतलब यानी रंगकर्मी हैं और हम भी ड्रामा करते हैं। लेकिन ड्रामा असल ड्रामा क्या होता है या ड्रामा आपकी ज़िंदगी का असलूब कब बनता है, इसका एहसास जो है मुझे नादिरा जी मैं उन्हें बाजी कहता हूँ, बाजी के साथ में ड्रामा करने से जो है मुझे इस पूरी बात का एहसास हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी ड्रामा ग्रुप के अंदर, कोई भी ड्रामा ग्रुप के अंदर अगर एक राइटर अगर उस ड्रामा ग्रुप में मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ी
दुआ है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो ड्रामे लिखे जाते हैं वो खेले नहीं जा सकते, वो बहुत मतलब उनमें स्टेजेबिलिटी बहुत कम होती है जी। वो ड्राइंग रूम में बैठकर खेले जाने वाले यानी पढ़े जाने वाले ड्रामे होते हैं। और जो ड्रामे जनरली खेले जाते हैं वो उनमें जो है लिटरेरी एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत कम होता है। जी। तो मुझे ऐसा, मेरे लिए एक बात ये हुई कि नादिरा जी जैसा नाम जो था वो मतलब मैं उनके साथ में एकजुट थिएटर के साथ में जुड़ा, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे साथ में मतलब यानी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा थिएटर किया उस दौरान में। और वो तो हमेशा मुझसे ज़िद करती हैं, आज भी मुझसे ज़िद करती हैं कि असलम मुझे कोई ड्रामे की स्क्रिप्ट दो, लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ दूसरी चीज़ों में। जी। इस ज़िम्न में नादरा जी का तो कंट्रीब्यूशन लेजेंडरी रहा है और आपने उनके साथ काफ़ी काम किया है। जो आपका प्ले है पंख होते तो उसमें शायद उन्होंने काम भी किया है। हाँ जी। ये जो प्ले है ये एक कॉमेडी प्ले है और ये कथक डांसर पर एक म्यूज़िकल प्ले है जिसमें एक ऐसी औरत की कहानी है जो आज के ज़माने में जहाँ एक फास्ट फूड और टिश्यू कल्चर जो है वो टिश्यू पेपर कल्चर जो है वो पनप रहा है, ऐसे वक्त में एक औरत जो है अपनी जड़ों की तलाश में और अपने एक खोए हुए उस डांसिंग क्लास को, कथक को जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती है। और ये उसकी कहानी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहानी खुद नादिरा जी की भी बन जाती है कि नादिरा जी की ज़िंदगी से भी बन जाती है। और नादिरा जी के अंदर जो है, बाजी के अंदर एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक इसका क्रेडिट जो है वो जो भी जितना भी मैंने हासिल किया सिर्फ वो नादिरा जी को जाता है। इसलिए कि मैं जिस वक्त पर उनके साथ में मुंसलिक हुआ था, एकजुट ग्रुप में गया था, तब तो मैं उतना भी मतलब अहम नहीं था जितना आज। अगर कुछ चीज़ें मेरे बायोडाटा में आ गई हैं तो उस वक्त तो कुछ भी था, लेकिन जितनी मोहब्बत से और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब लिया पूरे तरीके से, उसने जो है मुझे काफ़ी मेरे अंदर की जो है खूबियों को जो है एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो मौका दिया। और शायद इसीलिए मैं बेहतर कर पाया। शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में जो है एक ऐसा थिएटर ग्रुप नहीं आया, तो शायद वो सब लोग जो थे वो नहीं वो काम भी कर पाए जो मैं जितना कर पाया। हमारे नाज़रीन को बताएं कि नादरा जी के अलावा आपने थिएटर में किन और लोगों से, ऐसे लोगों से वाबस्ता रहे, काम किया उनके साथ? नादरा जी के ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैं एक साहब और हैं सगीर अहमद चौधरी जी। मैं उनके साथ में कुछ प्लेस किए, कुछ नुक्कड़ नाटक किए, कुछ वन एक्ट प्लेस किए। और उनके साथ भी जो ड्रामा करने का मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वो भी काफ़ी सिंसियर थे। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ वो सगीर अहमद चौधरी उन डायरेक्टरों में से थे जो राइटरों की छाती पर बैठकर उनसे स्क्रिप्ट लिखवा लेते थे। कि मतलब हमेशा जो है मैं थोड़ा सा ड्रामे लिखने के मामले में जनरली काहिल हूँ। अक्सर मेरे जितने भी राइटर दोस्त हैं वो लिखने के मामले में अक्सर लोग जो है वो काहिल होते हैं, लेकिन सगीर अहमद चौधरी की ये खूबी थी कि वो जो है जब उसे ड्रामा लिखवाना होता था तो वो बिल्कुल घर पर पहुंच जाता था और जब तक स्क्रिप्ट लिख के ना मिल जाए तब तक वो, तो इस बहाने मैंने मेरी कई स्क्रिप्ट जो है वो सगीर अहमद चौधरी ने जो है जो डायरेक्ट की तो उन्होंने मुझसे लिखवाई थी। इसके अलावा मैंने चेतन दातार के साथ में काम किया है और चेतन दातार का पिछले दिनों इंतकाल हुआ। और मुझे लगता है कि मराठी में मीनिंगफुल थिएटर करने वालों में चेतन दातार, यंगस्टर्स में, नौजवानों में जो है चेतन दातार का नाम काफ़ी अहम है। और उसकी मौत एक बेवक्त मौत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मराठी थिएटर जिस उसमें से गुज़र रहा है, एक ऐसी दुविधा में से, एक ऐसे बुरे ब्लैक पैच से गुज़र रहा है, तो चेतन दातार जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे वक्त में उसका इंतकाल हुआ जो वाकई मराठी थिएटर के लिए एक बड़ा नुकसान है। और मेरे लिए तो पर्सनल तौर पे मेरा काफ़ी करीबी दोस्त था और बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, और एक लिटरेरी ऑनेस्टी जो होती है जी। वो उसके अंदर बहुत शिद्दत से मौजूद थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पर्सन भी मुझे
मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने हासिल की। चेतन दत्तर के अलावा सुनील शानबाग जो हैं बहुत ही अहम डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने बच्चों के लिए एक प्ले किया था जो असल में बादल सरकार की एक कहानी है। अंग्रेज़ी में से मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था, बियॉन्ड द लैंड ऑफ हट्टामल। जी। वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा सुनील शानबाग के साथ काम करने का। मतलब मैंने जितने भी ड्रामा डायरेक्टर के साथ में काम किया जो मेरी आधी उम्र के लोग थे जी। और उनके साथ वाक़तन मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, क्योंकि ड्रामा हम एक अलग कमरे में बैठकर लिखते हैं, लेकिन जब वो डायरेक्टर के पास जाता है और फिर डायरेक्टर उसमें जो चीज़ें हमसे शेयर करता है वो इतना मीनिंगफुल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपुल मेहता है या गिरीश ढोके हैं या प्रियदर्शन जाधव है, ये लोग काफ़ी कम उम्र है, काफ़ी यंग है और इनके साथ मैंने ड्रामा करके वाक़तन बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जी। वैसे तो सारी दुनिया ही सादत हसन मंटो साहब की मद्दाह है, लेकिन इस शहर में उनके अहम तरीन चाहने वालों में से आप हैं। नहीं ऐसा नहीं है। और ईमानदारी की बात तो ये है कि मंटो को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बस इतनी सी बात है। चाहना तो खैर कुछ सारी दुनिया मंटो को चाहती है। और बेसिक बात यह है कि जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने मंटो की एक कहानी हम लोगों को सिलेबस में थी, निसाब में थी, जिसका नाम था दीवाना शाह। और इसमें कुछ जिस तरीके की जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी और कुछ तशबीहात इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मंटो का फ़ैन हो गया था। और तभी मैंने जो है मंटो को पढ़ना शुरू किया। और जब मंटो को पढ़ना शुरू किया तो घर वालों ने थोड़ा सा एतराज़ किया कि यार ये अब इस उम्र में जो है मंटो को पढ़ रहा है। लेकिन खैर जब उनकी समझ में आई बात तो और तब से यानी ये है कि मंटो पर मैं पढ़ रहा हूँ और मंटो पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ मज़ामीन लिखे हैं मैंने मंटो पर और ये है कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का प्लान कर रहा मैं बना रहा हूँ। और किन ड्रामाओं पे आप नए जो ऐसे ड्रामे हैं जिन पे काम कर रहे हैं? अभी मैंने एक नया प्ले लिखा है, तब तारीख कुछ और होती। तब तारीख कुछ और होती, ये 1857 पर बेस करके बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी को लेकर खेला गया ड्रामा है। इसके अलावा जो इन दिनों टीवी सीरियल्स पर एक रियलिटी शोज़ का एक मामला चल रहा है। हाँ, तो किस तरीके से रिश्तों को बेचा जा रहा है या किस तरीके से जो है उसको सब्जेक्ट बनाकर जो है जज्बात से खेल के लोगों मतलब, के तो अब रिश्ते भी जो है कमोडिटी बन गए हैं। माँ बहन बीवी वो सारे लोग जो है अब एक ये बिल्कुल ऐसा है लोगों की ज़िंदगियों में झांकना, तो उसको बुनियाद बनाकर जो है प्ले लिखा है और अनकरीब शायद खेला जाएगा। जी। असलम साहब, एक ज़माने में थिएटर अपने आप में एक तहरीक की हैसियत रखता था और लेकिन अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि इप्टा जैसे जो संस्थाएं हैं वो भी कमर्शलाइज हो गई हैं, तो संजीदा थिएटर पे इसका कैसा असर पड़ता है? असल बात तो यही है कि पूरा जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो कम नसीबी से एक ऐसा दौर है जहाँ पर सब चीज़ें बेची जा रही। जैसे मैंने अभी इस प्ले के बारे में बात किया, अब तो ये है कि जैसा माशरा होगा ना वैसे ही लोग होंगे, लेकिन और वैसा ही सिस्टम लेकिन आर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि माशरे को मोल्ड करने की ताकत। लेकिन असल में बात यही है कि यानी हम जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं ये शायद ये दौर कभी नहीं आया था, क्योंकि आर्ट खुद जो है, आर्ट अपने आप में आर्ट जो है ना वो एक बेचने की चीज़ बन गया। अब वो खुद जो है ना मतलब उसकी जड़ें नहीं है, अब वो भी जो है ना वो पानी में तैर रहा है। लोग जो है चिकन सूप फॉर सोल पढ़कर जो है ना इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैंने पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को देखना नहीं है। जिस तरीके से 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पढ़कर लोग जो इम्तिहानात में तैयारी कर लेते हैं। पर ये भी तो जायज़ नहीं है कि जो लिखने वाला है, जो आर्टिस्ट है, जो बोलने वाला है, वो मुफलिसी की हालत में रहे तो ही वो अच्छा आर्टिस्ट है।
नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि आर्टिस्ट को गरीब होना चाहिए या मुफलिस होना चाहिए, लेकिन ये है कि उसको एक्नॉलेजमेंट कभी भी नहीं मिला है। कभी भी जो है जो रियल आर्टिस्ट होते हैं, जहाँ आप अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को बेच पाते हैं, वो लोग जो है ज़्यादा कामयाब हैं, और जो लोग नहीं बेच पाते हैं वो मार्केटिंग का ज़माना है। हाँ, अब तो बिल्कुल पैकेजिंग का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, और वो इस तरीके से बेहतर इंसान बनाता है कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जितने अच्छे तरीके से ड्रामे के ज़रिए समझ पाते हैं, उतने अच्छे तरीके से शायद हम ज़िंदगी में भी नहीं समझ पाते। अगर मैं किसी एक ऐसे आदमी का रोल कर रहा हूँ जो समाजी एतबार से बहुत ही मनफी नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब मैं उसका रोल कर रहा हूँ तो मुझे उसकी बॉडी में उतरना पड़ेगा, मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अलमिया ये है आज के दौर में कि हम जो है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते हैं। हम जो है बस हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त भी अपना मुद्दा रख रहा हूँ। अच्छा, मंटो का जिक्र किया आपने अभी, तो हमें ये बताएं कि अपने ड्रामों में कभी आपने उनके किरदारों को जीने की कोशिश की है? हाँ, मैंने मंटो की असल में मेरा फुल लेंथ पहला जो प्ले था वो सादत हसन मंटो की एक कहानी है हतक जी। उसको बेस कर मैंने प्ले लिखा था। मसला ये था कि वो प्ले उर्दू माशरे के लिए बनाया गया था, और इसी वजह से शायद उसके बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं हो सके। मैंने इसके अलावा जो एक्चुअली मंटो पर जो काम किया है, इस ड्रामों के अलावा मैंने मंटो पर एक डॉक्यू ड्रामा बनाया था जी। वो एक काम किया है मैंने। फिर मंटो की एक कहानी है दंगों पर सिया हाशिए के नाम से, जो छोटी छोटी बिल्कुल शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ तो 2 सतरी कहानियाँ हैं, तो उन सारी कहानियों को लेकर जो है एक कोलाज जैसा जो है उन दंगों पर मैंने लिखा है। मंटो की जब हम कहानी का नाम लें, मंटो का नाम लें, तो मोहम्मद भाई, मोजिल, ठंडा गोश्त, काली शलवा, टोबा टेक्सिंग, ये 8-10 कहानियाँ वो घूम फिर कर जो है ना, सारा मंटो जो है ना, लोगों ने ये समझ लिया है कि टोटल मंटो ये है। जबकि ऐसा मुझे लगता है कि ये टोटल मंटो नहीं है, मंटो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। असलम साहब, हम तो यही चाहेंगे कि आपके जो उर्दू थिएटर, गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर का जो ये दस्तरखान है, ये हमेशा सजा रहे और ज़ियाफ़तों से भरा रहे, और इसमें नए नए पकवान बनते रहें, जुड़ते जाएं और इन्फ्लुएंस करते जाएं एक दूसरे को। आपका हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, ये थी बातें थिएटर की, ड्रामाओं की, सादत हसन मंटो की। हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। रूही और उसकी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।